अध्याय 9 है लोक सेवक द्वारा उससे संबंधित अपराधों के विषय में। अध्याय जो है आपका 9 है वो लोक सेवक द्वारा उससे संबंधित अपराधों के विषय में है। ये जो चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, याद रखना। सेक्शन वाइज कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो इसको देखेंगे, थोड़ा सा अपन देखना तो है, ठीक है। सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 166 है इसमें, सबसे पहले 166, और इसमें 2 संशोधन भी हुए 2013 में। 2 संशोधन करके इसमें जो है धारा आपकी 166 ए और 166 बी जोड़ी गई है, ठीक है। 2013 में जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा। तो जिस ये भी संशोधन जरूर याद रख सकते हैं आप, संशोधन याद रख सकते हैं, संशोधनों पे पूछा जाता है। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है। 166 कहता है क्षति करने के आशय या ज्ञान से लोक सेवक द्वारा विधि की अवज्ञा करना। क्या करना? क्षति करने के आशय से। जब लोक सेवक जो है क्षति करने के आशय से, लोक सेवक क्षति या नुकसान पहुंचाने के आशय से क्या करता है? विधि की अवज्ञा करता है। लोक सेवक से ही दंडनीय सारे अपराध हैं। तो लोक सेवक जो है क्षति करने के आशय से क्या करता है? विधि की अवज्ञा करता है। हाँ, तो लोक सेवक क्या करना चाहता है? नुकसान कारित करना चाहता है, किसी को क्षति करना चाहता है। इसके लिए लोक सेवक क्या करता है? विधि की अवज्ञा करता है, ठीक है। तो सीधा सीधा दंड याद रखना है कि लोक सेवक को कितना दंड हो सकता है? 1 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना, या दोनों। 1 वर्ष तक का जो है क्या हो सकता है? सादा कारावास। सादा कारावास 1 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, या जुर्माना, ठीक है, या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। किसको? लोक सेवक, जब आपको क्षति करने के उद्देश्य से विधि की अवज्ञा करता है, ठीक। 166 में कहता है। इसके अलावा जो है 166 ए जोड़ा गया है। 166 ए 2013 में जोड़ा गया है। इसके बाद 2 सेक्शन जोड़े गए, 166 ए और 166 बी। ये आप जरूर याद रखें। 166 ए कभी कभी पूछ लिया जाता है, कब जोड़ा गया? 2013 में, जो संशोधन हुआ था ना उसके द्वारा। 166 ए क्या कहता है? लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है, मतलब लोक सेवक द्वारा विधि के आदेश जो है अवज्ञा है उसकी अवज्ञा करना। विधि के क्या लिखा है? विधि के निर्देश की, विधि के अधीन, विधि के अधीन निर्देशों की अवज्ञा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि जो आदेश का पालन करना चाहिए था लोक सेवक को, जो आदेश उसे दिए जाते हैं, उन आदेशों की वो अवज्ञा करता है। कौन कौन से आदेशों की अवज्ञा करता है? कोई व्यक्ति इसमें लिखा है, अन्वेषण के लिए किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर बुलाए जाने के विधिक प्रतिबंध की अवहेलना करना। विधिक प्रतिबंध की, कि किसी व्यक्ति को कहीं बुलाना चाहिए उसकी अवज्ञा करना। जैसे कि अन्वेषण धारा 160 कहती है सीआरपीसी की, कि अन्वेषण में पूछताछ के लिए किसी महिला को, या 15 वर्ष से या 65 वर्ष की आयु के जो बालक हैं उनको जो है क्या नहीं बुलाया जाएगा? किसी स्थान विशेष पर उनके जो है बयान होंगे, इसकी आदेश की अवज्ञा करता है। तो अगर अन्वेषण के लिए जो नियम बनाए गए हैं कि कोई महिला को आप थाने में नहीं बुलाओगे, कोई बालक को नहीं बुलाओगे, 65 वर्ष से अधिक आयु का उसको थाने में नहीं बुलाओगे, खुद ही जाओगे, तो ऐसे आदेशों की चूंकि विधि का आदेश है, इसकी अवज्ञा करता, बोलता नहीं मैं तो बुलाऊंगा बालक को, कोई भी वो थाने आइए या बयान करिए। इस तरीके का मतलब आदेश की अवज्ञा अगर वो करता है तो इसमें दंड केवल सिंपल है 6 माह तक का कारावास, 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। इसमें सजा कितनी है? 6 माह से 2 वर्ष तक का कैसा कारावास है? कठोर कारावास। कठोर कारावास से उसे दंडित किया जा सकता है। या फिर क्या करता है? ये तो एक आदेश हो गया, अन्वेषण वाला आदेश हो गया, कि अन्वेषण उसको जैसा बताया गया वैसा नहीं करता, उस तरीके से नहीं करता,
है ना। सीआरपीसी में स्पेशल प्रोविजन है, आप जानते हैं कि किसी महिला को, 15 वर्ष से कम के किसी बालक को, या 65 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, है ना, या ऐसा कोई व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अक्षम वगैरह है, उसकी जो है पूछताछ उसके निवास स्थान या उसकी मनपसंद के स्थान पर की जाएगी, या निवास स्थान से भिन्न स्थान पर नहीं बुलाया जाएगा। तो फिर भी ये बुलाता है तो उसको 6 माह से 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, 6 माह से 2 वर्ष। दूसरा है, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने हेतु अन्वेषण के दौरान विधिक निर्देशों का उल्लंघन करता है, मतलब गलत असर डालने के लिए। अन्वेषण से संबंधित है, पुलिस वालों के पास क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। तो कुल मिला के ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए अन्वेषण के दौरान विधिक निर्देशों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। मतलब जबरन किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, 3rd डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, अन्वेषण के दौरान, तो भी इतनी सजा है। इसके अलावा धारा 326 है, 326 बी है, 354 है, 354 बी है, 370 है, 370 ए है, 376 से वाले मामले है, 376 509 वाले मामले है, उन पे एफआईआर दर्ज नहीं करता। उसको एफआईआर दर्ज करना चाहिए, एफआईआर दर्ज नहीं करता तो क्या होगा, तो भी सेम ही सजा है। ये अपराध है, कुल मिला के ये अपराध कैसे, अन्वेषण वाले अपराध हैं कि वो अन्वेषण ठीक से नहीं करता या एफआईआर दर्ज नहीं करता। एफआईआर दर्ज नहीं करता किन मामलों में दर्ज नहीं करता, जो मैंने आपको बताया, महिलाओं संबंधी जितने भी अपराध, सारे अपराध आते हैं, महिलाओं संबंधी जितने भी अपराध हैं, कोई महिला जाती है एफआईआर दर्ज नहीं करते। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन जोड़ा है, आपको ये पता होना चाहिए, राइट, कि जब पुलिस वाले आपकी रिपोर्ट ना करें और अगर मामला महिलाओं वाला है तो भाई उसके खिलाफ आप परिवार दाखिल कर दो, कोर्ट में उसकी शिकायत करो पहले एसपी के पास, और नहीं होता तो कोर्ट में फाइल कर दो। तो उसको कितनी सजा होगी, 6 माह से 2 वर्ष तक के कठोर कारावास से उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका 2013 में जुड़ा था। इसके अलावा जुड़ा था सेक्शन 166 का बी, 166 का बी भी जुड़ा था। 166 का बी क्या है के लिए जुड़ा था, कि लोग या प्राइवेट अस्पतालों के लिए जुड़ा है, अस्पतालों से संबंधित है, सीधी सी बात है। कैसे संबंधित है जी, अस्पतालों से, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, दोनों के लिए है, ये अस्पतालों से संबंधित है कि इसमें प्रोविजन ये किया गया कि भैया कोई भी अस्पताल के लिए जिम्मेदारी बनाई गई है कि कोई भी अस्पताल जो है 357C के तहत जो है अस्पतालों के लिए ये कहा गया है कि भैया अस्पताल वाले जो भी अगर इस प्रकार के जो महिलाओं संबंधी जो अपराध हैं, अगर उसमें कोई महिला आती है तो अगर वो पीड़ित है तो उसका निःशुल्क इलाज करेंगे, 357C वाले जो अपराध हैं उनका क्या करेंगे जी, निःशुल्क जो है इलाज वगैरह करेंगे। 357 में बताया गया है, 357C, भैया निःशुल्क क्या करेंगे जी, इलाज करेंगे। और अगर ये मना करते हैं हॉस्पिटल वाले, नहीं करते हैं कि भैया सरकार ने भले ही प्रोविजन कर दिया लेकिन नहीं करते, प्राइवेट वाले, सरकारी तो करते हैं लेकिन प्राइवेट नहीं करते, तो इन हॉस्पिटल्स वालों के लिए कितनी सजा, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना है या दोनों से उनको दंडित किया जा सकता है। ये हॉस्पिटल्स वालों के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उनके लिए दंड की व्यवस्था करती है ये धारा कि अगर इलाज नहीं करोगे, अगर कोई पीड़िता है वो आपके पास आती है इलाज कराने और आप उसका इलाज नहीं करते हो, मना करते हो कि भैया हम नहीं करेंगे, पहला तो इलाज करना जिम्मेदारी है अस्पतालों की, दूसरा पुलिस को सूचना देना भी जिम्मेदारी, दोनों ही जिम्मेदारी। आप इलाज भी करो और अगर कोई पीड़िता आई है उसके बारे में पुलिस को जानकारी भी दो कि भाई इस प्रकार की महिला आई है, हमने उसका इस प्रकार का इलाज किया है। तो दोनों जिम्मेदारी बनती हैं हॉस्पिटल्स वालों की। ठीक, इसके अलावा आता है आपका धारा 167 सेक्शन 167। सेक्शन 167 कहता है, क्षति करने के आशय या ज्ञान से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध दस्तावेज रचना या अनुवाद करना। कुल मिला के अशुद्ध दस्तावेज, झूठे अशुद्ध दस्तावेज, मतलब जो लोक सेवक क्या कर रहा है, आपको फंसाने के लिए, क्षति करने के लिए नकली डॉक्यूमेंट बना लेता है, कोई दस्तावेज रच लेता है ना, गलत फर्जीवाड़ा करता है, कुल मिला के उसका मकसद है वो आपको फंसाना चाहता है, इसलिए वो अशुद्ध दस्तावेज रच लेता है, गलत दस्तावेज रच लेता है, झूठे दस्तावेज रच लेता है। तो ऐसे लोक सेवक को कितनी सजा है, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। कितना है, 3 वर्ष तक का कारावास
या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। किसको? लोक सेवक को 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। केवल इतना ही याद रखना है। 168 देखिए, 168 कहती है लोक सेवक का विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में शामिल होना। व्यापार करता है, आप जानते हैं कि भैया कोई भी लोक सेवक हो उसके लिए एक नियम है कि भैया आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, या तो व्यापार कर लो या नौकरी कर लो, नौकरी के साथ व्यापार नहीं कर सकते। आप कहोगे भाई कई करते हैं, हमने तो जानते हैं तो अपनी पत्नियों के नाम करते होंगे, अपने किसी रिलेटिव के नाम करते हैं, खुद के नाम से नहीं करते। वो बात अलग है कि वो इलीगल तरीके से देखते हैं, उसको संभालते वही है, लेकिन वो दूसरों के नाम पे चलाते हैं, खुद के नाम पे नहीं चलाते। तो अगर आप नौकरी करते हो तो आप अपने नाम से जो है बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नियम बताया गया है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते अगर आप विधि विरुद्ध रूप से क्या करते हैं, व्यापार में शामिल रहते हैं, गलत तरीके से व्यापार करते हैं, सरकार ने रोक लगाई हुई एक ही काम करो, लेकिन आप नौकरी भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो विधि विरुद्ध रूप से, तो कितना है? 1 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों, ठीक है। कितना होगा? 1 वर्ष तक का कैसा कारावास है? सादा, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा ऐसे लोक सेवक को जो बिजनेस में भी लिप्त है विधि विरुद्ध रूप से। सेक्शन आता है फिर 169। 169 क्या कहता है? लोक सेवक द्वारा विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करना या उसमें बोली लगाना। तो क्रय करना, क्रय क्या क्रय करना? संपत्ति। विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता, जितनी आय नहीं है उससे ज्यादा संपत्ति बना लेता है, या जहां जैसे बोली लगती है, अब किसी की नीलामी हो रही है, बोली लग रही है, कुर्की हो रही है, और खुद ही पहुंच गया बोली लगाने के, बोले अच्छा मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, या दूसरे के माध्यम से लगवा दिया, तो उसको क्रय करना ही बोलेंगे। तो इस प्रकार से अगर लोक सेवक क्रय करता है या बोली लगाता है अवैध रूप से स्वयं, क्योंकि आप जानते हो बोली का ये नियम रहता है कि बोली में जो है व्यक्ति या जो अधिकारी जो शामिल रहते हैं वो खुद बोली नहीं लगा सकते, ना किसी के माध्यम से लगवा सकते हैं। कुल मिला के वो प्रॉपर्टी वो खुद नहीं खरीद सकते, ठीक है, जो वह अधिकारी नियुक्ति होती है वो। तो ये क्या कर रहा है? उसकी उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे लोक सेवक को 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, और साथ में वो संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, और जो क्रय किया है या जो जब वो संपत्ति भी जब्त हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? जब्त। ऐसा नहीं कि भाई सजा हो गई, वो संपत्ति जो संपत्ति उसने क्रय की है, खरीदी है, उसको भी क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद देखिए सेक्शन 170। 170 कहता है किसी व्यक्ति द्वारा लोक सेवक का प्रतिरूपण, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है ये। प्रतिरूपण है, प्रतिरूपण किसका प्रतिरूपण है? लोक सेवक का। आपने फिल्में देखी होंगी भाई, लोक सेवक बन के बोल पहुंच गए, सीबीआई के ऑफिसर हैं, बोले इनकम टैक्स वाले हैं, बोले बन के कई, और कई पकड़े भी जाते हैं। अभी फिलहाल में एक बिहार में पकड़ा गया था, एक लड़का आईएएस बन के घूमता था, आईपीएस बन के घूमता था, है ना, वर्दी लगा के बढ़िया घूमता था, रेलवे में यात्राएं करता था फ्री की। रेलवे का कोई रेलवे पुलिस का कोई अधिकारी आईपीएस बन के वो घूमता था, ऐसा ही कुछ था। अभी पकड़ा गया, तो कई लोग पकड़े जाते हैं, है ना। तो इस तरीके के अगर कोई व्यक्ति रूप धारण करता है लोक सेवक का, उसका प्रतिरूपण करता है, दूसरा प्रतिरूपण का मतलब होता है दूसरे को बुलावा हो जाए, आपको देख के वो समझे कि भाई फलाना अधिकारी चला रहा है ना। तो ऐसा अगर कोई प्रतिरूपण करता है तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है लोक सेवक का प्रतिरूपण किस धारा में, केवल धारा पूछी जाती है। 170 याद रखेंगे। 171 कहता है कपट पूर्वक लोक सेवक की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना, ये भी सेक्शन पूछा जाता है। पोशाक या टोकन पहनना या टोकन धारण करना, जो टोकन बैच वगैरह लगे रहते हैं ना, वो लगा के घूमना फलाने के नाम के। तो कपट पूर्वक मतलब जरूरी है कपट पूर्वक लिखा है। कई आपने देखे होंगे कई लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो वो कपट पूर्वक नहीं आते, क्योंकि वो कपट करने का उनका इरादा नहीं होता। लेकिन आपका अगर इरादा, आप कई बहरूपी टाइप के लोग होते हैं, वो पुलिस बन गए, कहीं कुछ बन गए, कहीं कुछ बन गए, घूमते हैं, तो वो कपट करने का उनका आशा नहीं होता, उनका आशा होता मनोरंजन करना, तो वो लोग इसमें नहीं आते। कोई फिल्म का एक्टर वो एक्टिंग कर रहा है, उसका कोई उद्देश्य थोड़ी ना कि कपट करे किसी से, तो इसीलिए शब्द लिखा है कपट पूर्वक। हाँ, लेकिन अगर आप किसी को बैच को पोशाक को इसलिए पहन रहे हैं कि दूसरों से कपट करें, दूसरे को छलें, तो फिर आप धारा 171 के दोषी हो जाएंगे, ठीक है। अगर जब तक कपट करने का उद्देश्य नहीं तब तक नहीं होंगे, लेकिन अगर कपट करने का, आप एक्टिंग कर रहे हो, आप बहरूपीय बने हुए दूसरों का मनोरंजन कर रहे हो,
तो फिर वो इस धारा में नहीं आते, क्योंकि कपट का उद्देश्य नहीं होता वहां। अगर कपट करने का उद्देश्य है तो फिर 3 माह तक का कारावास या 200 रुपए तक का जुर्माना। कितनी सजा है? 3 माह या 200 रुपए का जुर्माना। ठीक है, ये याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट धारा है, ये भी पूछी जाती है। ठीक है, ये धारा भी इंपॉर्टेंट है। और 166 की जो नई जुड़ी है ए और 166 बी, ये 2 धाराएं, ये भी याद रखना है आपको। तो इस अधिनियम में, इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी धाराएं याद रखना है? 166 ए, 166 बी, 170 और 171। ठीक है, ये 2 धाराएं, आपको 4 धाराएं कह लीजिए, 4 धाराएं जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, केवल धाराएं याद रखनी है, बाकी इसमें से कुछ नहीं आता। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग भी नहीं खपाना है। नहीं आप सोचो कि नहीं इसको पढ़ें और अच्छे तरीके से इसकी बारीकियां निकालें, तो बारीकियां निकालने की जरूरत नहीं है, ना इसमें आने वाली कोई चीज है। ठीक, अब आता है चैप्टर निर्वाचन। ये निर्वाचन वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि कभी कभार इक्का दुक्का क्वेश्चन इससे आते हैं। निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में 9 है। इस चैप्टर का नाम पूछा जाता है कि निर्वाचन से संबंधित अध्याय है, अध्याय 9A। पहले तो याद रखना है नाम कि निर्वाचन से संबंधित चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 9A। एक चीज और बताना भूल गया, इसमें शायद इसी चैप्टर में एक चीज और रह गई, चलिए। हाँ, ये चैप्टर 9 में एक बात और रह गई कि 161 से लेके 171 तक के जो प्रोविजन थे, सॉरी 161 से लेके 165 तक के, सॉरी 161 से लेके 165 तक के जो प्रोविजन है वो कहाँ चले, हटा दी गई। किस अधिनियम द्वारा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गए। 161 से लेके 165 तक के प्रोविजन, सॉरी गड़बड़ हो गई, कहाँ है 9 1 मिनट देख लू मैं थोड़ा। 161 से लेके कहाँ तक के हैं, कौन सा चैप्टर था ये? 9वां। हाँ, 161 से 165A। ठीक है, 161 से 165A कहाँ, किस अधिनियम द्वारा आधार हटा दी गई? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। ये याद रखना है आपको, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वारा हटा दिए गए हैं। ठीक है, समाप्त कर दिया गया है, ये याद रखना है, पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि अध्याय 9 का जो सेक्शन 100, क्योंकि अपन 166 से पढ़ते हैं ना, उसके ऊपर के सेक्शन कहाँ गए? 166 से 161 से 165 तक के। तो जो आपके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम था उसके तहत उनको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उससे लिए अलग से बन गया एंटी करप्शन एक्ट। तो ये धाराएं उसमें ऑलरेडी नई जोड़ दी गई हैं। तो ये धाराएं जो है पहले, क्योंकि पहले जब एंटी करप्शन एक्ट नहीं था तो भाई इसी यही वाली धाराएं लागू होती थी, उसी के तहत मामले बनते थे। चूंकि अब इनकी आवश्यकता नहीं है, अलग से एंटी करप्शन एक्ट बन गया है, तो ये धाराओं को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, ये याद रखना था आपको। अब निर्वाचन का जो चैप्टर है वो आपको याद रखना है। एक मिनट, निर्वाचन से संबंधित जो है चैप्टर है 9A। निर्वाचन, कौन सा चैप्टर है? 9A। ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाता है कि निर्वाचन से संबंधित अध्याय कौन सा है? 9A। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, लेकिन कभी कभार कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बन जाते हैं। तो याद रखें कि इस चैप्टर का निर्वाचन से संबंधित अध्याय कौन सा है? 9A है, ये आपको याद रखना है। और ये कहां से कहां तक है? 171 ए से लेकर आई तक है शायद, ए से लेकर, एक मिनट, HI 171 से लेके, ए से लेके 171I, ठीक है, तक जाता है ये चैप्टर। ठीक, ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कहां से कहां तक है। 171 एक ही धारा 171, इसी धारा के पार्ट हैं ABCD करके, तो आई तक जाता है। 171 कहां से? ए से लेके आई तक। ठीक है, कहां तक जाता है? ए से लेके आई तक जाता है, ये भी पूछा जाता है, कभी कभार ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना कहां से कहां तक जाता है। अब बात आती है कि जी अधिनियम जोड़ा, किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें एक चीज और याद रखते हैं, निर्वाचन एवं अपराध जांच अधिनियम। निर्वाचन संबंधी एक एक्ट है, निर्वाचन एवं निर्वाचन अपराध एवं जांच,
निर्वाचन अपराध एवं जांच अधिनियम, ठीक है, निर्वाचन एवं अपराध जांच अधिनियम 1920 द्वारा जोड़ा गया है। इस चैप्टर को किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? इस अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया है इसको। निर्वाचन अपराध एवं जांच अधिनियम 1920 द्वारा इसको जोड़ा गया, यानी ये धाराएं जोड़ी गई, ये चैप्टर जोड़ा गया, ठीक है। अब इसमें कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं भैया। अभ्यर्थी 171 1 आया पहले, अभ्यर्थी की परिभाषा दे रखी है। तो ये आपको याद रखना कि भाई अभ्यर्थी की कहाँ परिभाषा दे रखी है। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी कौन सा? जो चुनाव लड़ने वाला अधिकारी। अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित है, अभ्यर्थी का निर्वाचन अधिकार, ठीक है। अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार और निर्वाचन अधिकार दोनों परिभाषित है इसमें, अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार अधिकार। इसमें ये बताया कि भाई अभ्यर्थी कौन है और निर्वाचन उसका जो है अधिकार क्या है। तो अभ्यर्थी का अर्थ होता है प्रत्याशी, अपन कहते हैं ना प्रत्याशी, तो ये प्रत्याशी है। अपन नहीं कहते भाई प्रत्याशी खड़ा, कौन सा प्रत्याशी खड़ा हुआ है, तो उसको अपन हिंदी में कहते हैं अभ्यर्थी। उसका एक शब्द और है उसका, उसी का समानार्थी प्रत्याशी, जिसको अपन कहते हैं प्रत्याशी। तो प्रत्याशी कह लीजिए या अभ्यर्थी कह लीजिए, एक ही बात है। तो प्रत्याशी कौन है? किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामांकन करने वाला व्यक्ति। प्रत्याशी कौन होता है? सीधा लिख लीजिए, नामांकन करने वाला या नामांकन भरने वाला, नामांकन भरने वाला या नामांकन करने वाला कह लीजिए, या नामांकन भरने वाला कह लीजिए, एक ही बात है। तो हम प्रत्याशी किसको कहते हैं? जो नामांकन भरता है। अभी जो चुनाव चल रहे हैं, लोकल वाले चुनाव जो अपने चल रहे हैं, उसमें प्रत्याशी हैं, वो नामांकन दाखिल करते हैं। वो कौन है? वो प्रत्याशी हैं। क्या करते हैं, कब कहते हैं उन्हें प्रत्याशी? जब वो नामांकन दाखिल करते हैं तो उनको प्रत्याशी माना जाता है। तो प्रत्याशी कौन है? जो नामांकन दाखिल करता है। काय के लिए करते हैं? चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए करते हैं ना। आप इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करोगे, इसलिए आप प्रत्याशी कहलाते। तो प्रत्याशी या अभ्यर्थी कौन है? जो नामांकन दाखिल करता है। बस इतना याद रखेंगे, ठीक। दूसरा है निर्वाचन का अधिकार। दूसरा शब्द इसमें निर्वाचन के अधिकार को परिभाषित किया। तो भाई निर्वाचन का अधिकार क्या होता है, क्या क्या शामिल है? अभ्यर्थी होने, ना होने या नामांकन के उपरांत अपना नाम वापस लेने का अधिकार। मतलब निर्वाचन का अधिकार का मतलब है प्रत्याशी हो सकते हो आप, प्रत्याशी होने मतलब आप प्रत्याशी हो सकते हो, ठीक है। निर्वाचन के अधिकार में यही शामिल है, प्रत्याशी हो सकते हो, प्रत्याशी नहीं हो सकते हो, ठीक है। और नामांकन के बाद अपना नाम भी वापस ले सकते हो। ये सारे अधिकार हैं, प्रत्याशी होने, ना होने, अपना नाम वापस लेना। कुल मिला के जो इलेक्शन की प्रक्रिया होती है वो है निर्वाचन अधिकार का मतलब है इलेक्शन की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया? जब आप प्रत्याशी के रूप में अपना जो है क्या डालते हो, नामांकन दाखिल करते हो, वो है इस, या फिर नामांकन दाखिल नहीं करते हो, दोनों बातें। प्रत्याशी थे, नहीं करा आपने, या आपने दाखिल कर दिया, नाम वापस ले लिया अपना, कई लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसीजर जो होता है वो आपका निर्वाचन का अधिकार कहलाता है। वो सारी चीजें आपको निर्वाचन का अधिकार कहलाता है। इसके अलावा निर्वाचन के, तो ये तो प्रत्याशियों के संबंध में बात हो गई कि भाई प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन का अधिकार क्या है। प्रत्याशी अगर हम हैं तो हमारे लिए निर्वाचन का अधिकार ये है कि हम फॉर्म डाल सकते हैं, फॉर्म वापस ले सकते हैं, या फॉर्म ना डालना चाहें तो ना डालें। निर्वाचन आयोग हमारे लिए एक तारीख तय करता है, उस तारीख तक आप अपना आवेदन दाखिल करें, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हमारी मर्जी। या हमने कर दिया है तो वापस लेने के लिए भी तारीख देता है निर्वाचन आयोग, उसके खिलाफ आप उस आवेदन को वापस ले सकते हैं। ये कौन के अधिकार हो गए? ये निर्वाचन के अधिकार हैं, प्रत्याशी के या अभ्यर्थी के अधिकार, ठीक है। अब भाई बात आती वोटरों के, नहीं होंगे अधिकार। एक तो प्रत्याशी होता है, दूसरे होते वोटर। तो मतदान करने या ना करने का अधिकार भी शामिल है इसमें। मतदान करने या ना करने, ये दोनों अधिकार हैं इसमें शामिल निर्वाचन में। आप मतदान करो या ना करो, आप वोटर हो मान लो, तो ये आपका निर्वाचन का अधिकार है।
कोई अगर आपसे पूछे कि वोट डालने या न डालने का अधिकार क्या है, निर्वाचन का अधिकार है हमारा। ठीक है, हमारा जो है कैसा अधिकार है, निर्वाचन का अधिकार है ये हमारा निर्वाचन का अधिकार है। निर्वाचन मतलब निर्वाचन आयोग ने जो आपको अधिकार दे रखे, निर्वाचन के द्वारा जो आपके लिए जो अधिकार मिले हैं वो दोनों शामिल। तो निर्वाचन अधिकार में कुल मिला के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करना, वापस लेना, या नामांकन दाखिल ही ना करना, दूसरा मतदान करना या ना करना, ये अधिकार शामिल है। प्रत्याशी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अभ्यर्थी के रूप में नामांकन दाखिल करता है, या कह लीजिए प्रत्याशी के रूप में जो है नामांकन दाखिल करता है। ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है, ऐसा व्यक्ति अभ्यर्थी कहलाता है या प्रत्याशी कहलाता है। सिंपल भाषा में कह लीजिए प्रत्याशी कहलाता है। ठीक है, अब आ जाता है 171 बी, ये इंपॉर्टेंट है। 171 बी ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसको याद रखना ये सेक्शन को, कि रिश्वत को कहां परिभाषित किया गया, ये पूछा जाता है आपसे। रिश्वत, ये कौन सी रिश्वत है, ये निर्वाचन वाली रिश्वत है। जो निर्वाचन होता है ना, उसमें लोगों को रिश्वत वगैरह दी जाती है, उससे संबंधित है। ये क्या कह रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे, या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाए। कुल मिला के खरीद फरोख्त, नेताओं की खरीद फरोख्त होती है ना, वो है ये कौन सी रिश्वत है, जो आपने सुना होगा कि नेता बिक गए इतने करोड़ में। अब ये तो छोटे चुनाव, यहाँ तो करोड़ में नहीं बिकेंगे, लेकिन छोटे मोटे उसमें बिक जाते हैं। तो उसी के बारे में है ये रिश्वत। उन्हीं से मतलब है कि आपने किसी से कहा कि भैया आप चुनाव लड़ोगे जी, बैठ जाओ, आप बैठा देते ना कई कैंडिडेट को, आप पैसा ले लो, आप बैठ जाओ, अपना नामांकन खींच लो। तो उसको इसमें रिश्वत के रूप में परिभाषित किया गया है कि आप किसी भी तरीके से अगर देन खरीद फरोख्त करते हो नेताओं की, तो वो रिश्वत की परिभाषा में आएगा। तो हमें क्या याद रखना है, केवल हमें इतना याद रखना है कि रिश्वत को कहां परिभाषित किया गया है, 171 बी में। आप किसी को चुनाव लड़ने के लिए कहते हो या बिठा देते हो, है ना, इस तरीके के जो, या अपने लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, स्वयं लिखा है स्वयं के लिए, स्वयं अपने लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में लाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को हम पैसा बांटते हैं ना, लोग बाग चुनाव लड़ते हैं पैसा बांटते, तो वो भी रिश्वत है इसके तहत। मतलब नेता जो बांटा फरोख्त करते हैं इलेक्शन में, भाई इलेक्शन की बात कहा करी जा रही, तो वो भी रिश्वत ही मानी जाइए, वो भी क्या मानी गई, रिश्वत मानी गई। रिश्वत ही तो देते हैं दूसरों को लुभाने के लिए, तो वो सब इस रिश्वत इसमें माना जाएगा। आगे परंतु जुड़ा हुआ है इसमें, परंतु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा। ये कोई लोक नीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन देते तो वो इस अधिनियम के तहत जो है कार्रवाई का जो है अधिकार नहीं देगा रिश्वत में। तो केवल आपको इतना याद रखना, रिश्वत अगर लेता, अब बात आती कि अगर रिश्वत लेता है कोई व्यक्ति, तो रिश्वत अगर कोई व्यक्ति लेता है तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा उसे। रिश्वत के लिए आगे दंड है इसका 171 का जो है, 171 का बी का जो है दंड है 100 आपका राष्ट्र में हड़ा। रिश्वत के लिए दंड 171 ई, इसका दंड कहाँ गया दिया है 171 ई, यहां दंड दिया गया है। रिश्वत का दंड कहाँ दिया गया है 171 ई, तो दोनों सेक्शन याद रख सकते हैं, 171 बी में रिश्वत है और 171 ई में जो है इसका दंड दिया गया है। यही है ई, ई में ही है। ठीक है, ई में इसका दंड है, दंड कितना है 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से। ठीक है, 1 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना है या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। आगे लिखा है सत्कार के रूप में केवल 1 मिनट, ये लिखा है जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी माध्यम कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दंडित की जाएगी। और अगर सत्कार के रूप में अगर करता है तो ये कह रहा है जुर्माना। अब आप कहोगे सत्कार क्या, सत्कार वही लोगों को पैसे देना, चुनाव में पैसे जो बांटते हैं ना आप, और अगर पाया जाता है कि भैया आपने लोगों को पैसे बांटे हैं, वोट खरीदे हैं, तो सीधा सीधा आपको केवल जुर्माना लगेगा उसमें। ठीक है, अगर आप वोट खरीदते हो और पाए जाते हो तो केवल जुर्माने से आपको दंडित किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए 171 का सी, निर्वाचन में असमय कसर डालना।
असम्यक असर डालना, प्रभावित करना। असम्यक असर मतलब प्रभावित करना अपने पद को, अपना अपने जो है शख्सियत होती है या किसी की रेपुटेशन होती है उसके हिसाब से लोगों पर प्रभाव डालना, असम्यक असर डालना, ताकि वो अपना वोट कन्वर्ट कर दे, आपको दे दे, किसी या आप जिसको चाहते हैं उसको दे दे। 171 का सी। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है असम निर्वाचन में असमयक असर डालना। असमयक असर मतलब अनुचित असर, गलत तरीके से किसी पर प्रभाव करना, अपने प्रभाव के बल पर उसको मजबूर करना, कुल मिला के अपने प्रभाव या ऐसा कोई प्रभावशील व्यक्ति जिसके वो दबाव में हो, है ना, तो ऐसे कोई प्रभाव से उसको जो है मजबूर करना किसी व्यक्ति को। एक मिनट। तो असमयक असर इसमें क्या माना गया है कि निर्वाचन का जो अधिकार होता है उसमें निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छा हस्तक्षेप करने या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न, जो 171 के अंतर्गत निर्वाचन में असमयक असर डालना घोषित किया है। स्वेच्छा है, आप कोई असर वगैरह डालते हैं, कुल मिला के आप जानते हो कि आपके असर से वोटिंग प्रभावित होगी, लोग प्रभावित होंगे, इस तरीके का अगर कोई काम करते हो निर्वाचन में, तो मान लो आप कहीं के बाहुबली हो, उदाहरण से बाहुबली हो, आप जानते हो कि अब आप जब हाथ डालोगे इलेक्शन में तो लोगों का जो है क्या होगा, लोगों का जो है रुख बदलेगा, आप जहां कहोगे वहां डालेंगे। तो इस प्रकार के लोग अगर करते हैं तो उसको असमयक असर इस धारा में माना गया है। ठीक है, असमयक असर करते हैं किसी अभ्यर्थी या मतदान या उससे हितवत किसी व्यक्ति के पक्ष में, क्या कहते हैं, उसको क्षति करने की धमकी देते हैं, या देवीय कोप भाजन, वो भी इसमें शामिल है। डराते धमकाते, बाबा जी खड़े हो गए, बोले नहीं दिया तो बोले नाराज हो जाएंगे देवता, है ना, इस तरीके, तो ये सब असमयक असर माने गए हैं। तो इस प्रकार का अगर आप असमयक असर का काम करते हो, धारा 171 के तहत जो है आप जो है दोषी माने जाओगे। और 171 सी है और डी है, इन दोनों का दंड जो है आपके दे रखा है, आपके 171 कौन से में दे रखा है, एक मिनट, चा में, एफ में, एफ में है ये इसका दंड सबका, 171 इसका दंड जो है एफ में है, एफ में दे रखा है। पहले दोनों देख लें, 171 हो गया सी और 171 डी, दोनों का दंड एक ही में है, 171 का डी। डी क्या कहता है, ए बी सी डी, तो केवल नाम याद रखना असमयक असर, कोई इसको पढ़ने की आपको ज्यादा आवश्यकता इसको भी नहीं है। ठीक है, असमयक असर ये भी याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक रिश्वत एक असमयक असर, ये दोनों याद रखना। ठीक है, दोनों याद रखना और दंड याद रखना उसका, ई में दंड है। ठीक, डी कहता है निर्वाचनों में प्रतिरूपण, प्रतिरूपण है, ये भी प्रतिरूपण, ये निर्वाचन में प्रतिरूपण है। ठीक है, निर्वाचन में आपने प्रतिरूपण करा, 171 का डी। निर्वाचन में प्रतिरूपण तो आप जानते हो, चाहे जीवित व्यक्ति हो या मृत व्यक्ति हो या अन्य व्यक्ति के नाम से या काल्पनिक व्यक्ति के नाम से मत पत्र के लिए आवेदन करना या मतदान करना, मतलब झूठे बनवा लेते, कोई मर गया उसी के नाम से मत पत्र बनवा लिया कि वोटर पड़ जाएंगे हमारे, या किसी दूसरे के नाम से चले गए आप दूसरे का लेके, है ना, एक बार मदद कर दिया फिर दोबारा करने पहुंच गए, तो इसको प्रतिरूपण जो बोला जाएगा। कायक में प्रतिरूपण, मतदान में प्रतिरूपण बोला जाएगा। या इसका दुष्प्रेरण करते हैं नकली, कई वोटर आपने सुने होंगे कि वोटर बढ़ा लिए बोले, नकली वोटर लिखा लेते हैं कई लोग नाम, और एक ही आदमी 4-4 वोट करे आता है, स्याही वगैरह वो सब मिटा लेते हैं, वो तो मिटाई और फिर आईडी दूसरी तीसरी करके वो मतदान करे आता है। तो इस तरीके का अगर प्रतिरूपण करते, या मान लो कोई मर गया, उसका मत पत्र आपको कैंसिल कराना चाहिए था, या मर गया उसके नाम से बनवा लिया है नकली, तो ये सब प्रतिरूपण कहलाएगा। उसकी जगह आप चले गए वोट डालने, वो आदमी है ही नहीं दुनिया में, या काल्पनिक व्यक्तियों के नाम लिखवा दिए फलाने घर में, कई, अब वोट कैसे बढ़ते हैं उसके कई तरीके होते हैं, जो पार्टी वाले होते हैं, कोई भी पार्टी सभी करती है, ये सभी करते हैं। तो अब जो पार्टी वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके फेवर के, जो उनके समर्थक होते हैं, अब उसके घर में मुश्किल से 4 मेंबर हैं, हर आदमी के घर में 2-2 मेंबर बढ़वा दिए, काल्पनिक नाम लिखवा दिए या कहीं दूसरे शहर के लोगों के नाम लिखवा दिए, और जब चुनाव होगा उनको बुला लेंगे और मतदान करा देंगे, इनके फैमिली पता इनका दे दिया, 2 मेंबर की जगह 4 मेंबर बता दिए, 4 मेंबर की जगह 6 मेंबर बता दिए, ऐसे जितने समर्थक होंगे हजारों में लाखों में होते ही हैं, सबके घर में बढ़ा दिए, तो 10-20 हजार वोट वैसे ही बढ़ा लेते हैं लोग,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें फिर दूसरी विरोधी पार्टी का है, वो भाई जांच करना पड़ती, घर घर जाके जांच करना पड़ती, जितनी वोटर लिस्ट निकालना पड़ती है। इसलिए आपने देखा हो जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो सबसे पहले वोटर लिस्ट निकालते हैं। वोटर लिस्ट निकालने के बाद फिर रैंडमली घर में जा जाके देखते हैं कि भाई कितने सदस्य कहाँ हैं। एक बार नहीं मिला, 2 बार नहीं मिला, 3 बार नहीं मिला, फिर उसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में करते हैं कि भैया ये फर्जी वोटर है तो उनके नाम कटाए जाए। तो वही है, फर्जी वोटर है कुल मिला के, जो उसको क्या कहेंगे, प्रतिरूपण कहेंगे। इस तरीके से कोई प्रतिरूपण करता है, आपका ऐप में दे रखा है, जो दंड है इसका ऐप में दे रखा है। रिश्वत का, डी के बाद रिश्वत का है, और ऐप में है जो निर्वाचन में असमय कसर डालने और प्रतिरूपण के लिए दंड, दोनों के लिए दंड है ऐप में। 171 ऐप में जो है इसका दंड दे रखा है। कितना दंड है इसमें? 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया। हालांकि इसके दंड नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, तो दंड पे याद नहीं करने की जरूरत भी नहीं कि भाई याद करना है, ऐसा कुछ नहीं। तो सेक्शन वाइज रख सकते हैं कि प्रतिरूपण, ये भी याद रख सकते हैं भाई प्रतिरूपण करते हैं, असमय कसर करते हैं, तो सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है जी, इसको आप सेक्शन वाइज याद करके, रिश्वत कहाँ की गई, इसका दंड कहाँ दिया गया है, इनका दंड कहाँ दिया गया, ऐप में दिया, तो ABCD याद करना है, धारा तो 171 ही रहना है, ABC याद करना है बस आपको, ठीक। अब आते हैं मिथ्या कथन, क्योंकि अपन ने ये पढ़ लिया, रिश्वत के लिए दंड पढ़ लिया, तो 4 में इसका दंड हो गया। अब आते 171 का जी, ठीक है। जी में क्या दे रखा है? जी में क्या दे रखा है? निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन करते हैं। अब आप कहोगे काहे के कथन? भाई जब आप निर्वाचन करते हो, निर्वाचन में आप नामांकन दाखिल करने जाते हो, उसमें आपसे जानकारी मांगी जाती है, मांगी जाती है कि नहीं मांगी जाती है आपसे जानकारी? आपसे जानकारी मांगी जाती है और आप गलत जानकारी देते हो निर्वाचन आयोग को, या प्रॉपर्टी का जो है ब्यौरा मांगा जाता है, आपका, आपकी पत्नी का, दोनों का, है ना, आपके परिवार का, आप वो जानकारी छुपा लेते हो, है ना, तो उसके बारे में है कि अगर मिथ्या कथन करते हो या जानकारियां छिपा लेते हो या झूठे कथन करते हो, दोनों बातें, या तो झूठे कथन करते हो या कोई जानकारी आपके पास है उसको छिपा लेते हो, कुल मिला के जो जानकारी आपसे मांगी जाती है वो नहीं देते आप, ठीक। तो आपको जो है किस धारा में दंडित किया जा सकता है? जी में, 171 जी में जो है आपको दंडित किया जा सकता है। और कैसे, काय से दंड? केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा, केवल जुर्माना लगाया जाएगा आपको, इसमें केवल जुर्माना है, झूठी जानकारी, मिथ्या जानकारी या जो जानकारी मांगी गई है वो नहीं देते, तो केवल आपको जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। जी के बाद आता है आपका एच। एच में क्या है? एच में है निर्वाचन में, सॉरी जी, एक मिनट, एच में है निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय, ये है अवैध संदाय। ये काय के बारे में? निर्वाचन के बारे में अवैध संदाय, जो निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचन की परिभाषा में क्या क्या शामिल था? नामांकन भरना, वापस लेना, वोटिंग करना और वोटिंग ना करना, यानी कि वही बात हो रही ना कि निर्वाचन के संबंध में आप अवैध करते हो, तो कोई वोटिंग कराना है उसके बारे में लिखा है। इसमें लिखा है जो कोई अभ्यर्थी के साधारण विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन परिपत्र प्रकाशन पर कुल मिला के व्यय है, ये खर्चे हैं। आप जानते हो कि निर्वाचन आयोग जब चुनाव होता है तो उसमें आपके धन के खर्चे की भी सीमा तय कर देता है, हर चुनाव के लिए अलग अलग तय रहते हैं, कि सांसद का चुनाव है तो बड़ी रकम रहती है, हालांकि उसके हिसाब से जो निर्वाचन आयोग जो रकमें तय करता है उससे लाखों गुना, हजारों गुना ज्यादा पैसा चुनाव में खर्च किया जाता है, और ये सब जानते हैं, चुनाव आयोग भी जानता है। चुनाव आयोग ने जो रकमें तय कर रखी है उससे लाखों गुना, 100 गुना मान लीजिए पैसा ज्यादा खर्च किया जाता है। चुनाव आयोग कितना करता है? एक सांसद के चुनाव के लिए मुश्किल से 4-5 करोड़ का बजट रहता है उनका, और खर्च कितना होता है उसमें? 50-50 करोड़, 20 1 अरब के करीब पैसा खर्च करते थे, 50-50 करोड़ रुपया खर्च होता है चुनाव में, इसमें सांसद में। विधायकों के लिए जितनी रकम है उससे 3 गुना 4 गुना विधायक लोग खर्च करते हैं। ऐसे ही जो नीचे की अभी चुनाव हो रहे हैं इसके लिए भी रकम सर केंद्र क्या कहते हैं आपके चुनाव आयोग ने तय कर रखी है, उससे 4 गुना पैसा खर्च होता है, ठीक है।
और वो करते हैं लोग। तो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का जो है खर्चा करता है, अवैध रूप से करता है, निर्वाचन के सिलसिले में संदाय करता है, तो उसे कितना जुर्माना, मात्र 500 रुपए तक का जुर्माना। इसीलिए तो करते हैं लोग, 500 रुपए तक का जो है जुर्माना है इसमें, केवल 500 रुपए का जुर्माने की व्यवस्था इसमें की गई है कि अगर कोई ज्यादा खर्चा कर देता है, अवैध संदाय करता है ना। अब जैसे आपको निर्वाचन आयोग ने कह रखा कि भाई आप जो प्रचार प्रसार की सामग्री पे बोले इतने रुपए खर्च कर सकते हो, बोले 20,000 कर सकते हो, इसने 1 लाख के प्रचार करा डाले और संदाय करा, है ना, तो उसको कितना जुर्माना होगा, मात्र 500 रुपए का जुर्माना होगा। इसीलिए लोग करते हैं। अगर इसमें कड़ी सजा बना दी जाए तो कोई नहीं करेगा, इसमें कर दो 7 साल की सजा, कोई नहीं करेगा, पकड़ जाएगा तो ठीक है ना। अब निर्वाचन लेखा रखने में असफलता, एच के बाद कौन सा है, और 1 मिनट, आई, 1 मिनट, एच के बाद लास्ट है आपका आई, ठीक। आई क्या कह रहा है, निर्वाचन लेखा रखने में असफलता, लेखा रखने में, लेखा, ठीक है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट निर्वाचन संबंधी होते हैं उनको रखने में। इसमें लिखा तत्समय प्रभावी विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम या इसके अधीन अपेक्षित होते हुए निर्वाचन या निर्वाचन के संबंध में किसी व्ययों का लेखा रखने, मतलब हिसाब किताब रखना। ये कह रहा है आपको खर्चे जब तय किए हैं तो उसका हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हिसाब किताब आपको आगे चल के निर्वाचन आयोग में जमा कराना पड़ता है कि भाई हमने इतना खर्चा किया, आपकी गाइडलाइन के अनुसार ही खर्च किया। उसमें देखिए नेता लोग कितने शातिर होते हैं, जब उनके खर्चे की बात आती निर्वाचन आयोग ने तय कर दिए तो वो खर्चे उस हिसाब से बता देते हैं कम हुए, है ना। और जो चीज 1 रुपए की है उसको फिर 10 रुपए की बता के लगा देते हैं। तो वही चीज यहाँ भी करते हैं वो लोग। कह रहा है कि खर्चे वगैरह के बारे में जो लेखा वेखा है वो रखना पड़ेगा। इसमें नहीं रखते तो सेम जुर्माना है 500 रुपए का। 500 रुपए तक का जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। केवल जुर्माना लगेगा अगर लेखा वेखा नहीं दे पाते, ब्यौरे नहीं दे पाते कि खर्चे कैसे किए, ठीक। तो ये केवल निर्वाचन से संबंधित चैप्टर है, केवल इतना पढ़ना है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सेक्शन वाइज ही महत्वपूर्ण है। ज्यादा पनिशमेंट भी नहीं पूछे जाते, केवल सेक्शन पूछ लिए जाते कभी कभी, ठीक है। तो सेक्शन वाइज आप इसको याद रखें, ज्यादा इसमें भी आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, ठीक। एक बार जब पढ़ते हैं ना कोई भी एक, तो बस सेक्शन इसको देख लें, एक बार फेंकते जाए फेरते रहें थोड़ा बहुत तो अपने आप हो जाता है, ठीक। ये हो गया आपका निर्वाचन से संबंधित। अब अध्याय 10 है। ये जो अध्याय 10 है ना, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कहोगे भाई ये पूरे इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें भी धारावाहिक जो सेक्शन है वही है, अध्याय 10 है ना, लोक सेवक वाला। ये भी आपने देखे, उठा के देख लीजिए पेपर, कभी कभार एक सेक्शन वाइज इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अध्याय 10 जो है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवहेलना, ठीक है। ये चैप्टर भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि पढ़ना है क्योंकि सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनते हैं, इसको अपन पढ़ना है। लेकिन ये सेक्शन काय से संबंधित है कि भाई लोक सेवकों के जो आदेश है उसकी आप अवज्ञा करते हो, लोक सेवक ने आपको बुलाया आप नहीं जा रहे हो, उससे संबंधित है, ठीक है। लोक सेवकों का जो विधिपूर्ण प्राधिकार है उसकी अवहेलना करते हो तो उससे संबंधित है। ये 172 से शुरू होता है आपका, 172 से 190 तक जाता है चैप्टर, 172 से लेकर 190 तक जाता है, ठीक। कहां से कहां तक जाता है, 172 से 190 तक जाता है। देखिए 172 क्या कहता है, 172 कहता है समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। 172 सेक्शन है, ये कह रहा है कि समन की तामील से बचने के लिए कोई व्यक्ति फरार हो जाना, समन कुल मिला के फरार, ठीक है। फरार की बात कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो समन की तामील हो रही है या कोई सूचना है या कोई आदेश है, जरूरी नहीं कि समन ही हो, कोई भी सूचना हो सकती है, कोई आदेश हो सकता है, आप उससे बच के क्या होते, फरार हो जाते। कई लोग देखा होगा आपने कि कोई सामान आ रहा नहीं लिया, भग गए, फरार हो गए, मिल ही नहीं रहे। तो ये उन लोगों के लिए है जो फरार हो जाते हैं, बचते हैं समन की। तो इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बताओ इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल सेक्शन याद रखना है कि जो व्यक्ति समन या सूचना जो वैध आदेशिकाएं होती हैं उनसे बचने के लिए, काय के लिए बचने, फरार काय को होता है आदमी, बचने के लिए। तो बचने के लिए अगर फरार होता है तो धारा 172 के तहत वो अपराध माना जाता है
और सामान्यतः 1 माह तक का सादा कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को कितने 2 प्रकार के दंड है इसमें। कैसे दंडित किया जा सकता है? सामान्यतः तो जो दंड है वो है 1 माह तक का कारावास, 1 माह तक का इसमें जो है सामान्य जो दंड है, या सादा कारावास 1 माह तक का सादा कारावास या 500 रुपए, और कारावास के सादा है ये, और जुर्माना है 500 रुपए, ठीक है, या 500 रुपए के जुर्माने से उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। अब इसमें 2 भागों में इसको बांटा गया है सेक्शन को। ये तो किसी भी लोक सेवक है उसके आदेश की अवज्ञा कर रहे हो आप, उसने कोई आदेशिका निकाली, आप भग गए, फरार हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए लोक सेवक की जगह अगर यहाँ न्यायालय होता, अगर जो आदेशिका है न्यायालय द्वारा निकाली गई है या कोई समन है जो न्यायालय द्वारा निकाला गया है, तो भाई साहब यहाँ पे सजा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये न्यायालय की बात आ गई। तो 1 माह की जगह कितना हो जाएगा? 6 माह। 1 माह की जगह कितनी सजा हो जाएगी आपको? 6 माह हो जाएगी सजा। और जुर्माना 500 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। ठीक है, जुर्माना कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। कारावास सादा ही रहेगा, यहाँ भी सादा रहेगा, वहां भी सादा रहेगा, ठीक है। तो न्यायालय की बात है तो बढ़ जाएगी सजा, 6 माह हो जाएगी और 1000 रुपए हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है 173 की। 173 कहता है समन की तामील या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। 173 देखिए, 173 कहता है समन की तामील या किसी अन्य कार्रवाई को निवारित करना। तामील का निवारण करना सीधा लिख देते हैं अपन। निवारण मतलब रोकना एक तरीके से। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो कोई लोक सेवक द्वारा, लोक सेवक का उस नाते कोई समन सूचना आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, निकाले गए समन सूचना या आदेश की तामील अपने या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी भी प्रकार से शासन निवारित करेगा, अथवा किसी समय सूचना या आदेश का किसी स्थान में विधिपूर्ण लगाया जाना शासन निवार मतलब रोकना है, कुल मिला के रोकता है किसी भी प्रकार से। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ फरार हो रहा था और यहाँ रोक रहा है, बस इतना अंतर है दोनों धाराओं में। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ फरार ही हो गया, घर में ही मिल नहीं रहे, घर छोड़ के चले गए, फरार हो गए कि भाई ना हम मिलेंगे ना हम बता लोगे। ये रोक रहे हैं, यहाँ रोक रहे हैं, कराने नहीं दे रहे। कई लोग आपने देखा होगा टीवी में आता रहता है, बोले फलाने आदेश के पालन कराने गए, लोगों ने मार पीट के भगा दी, भगो यहाँ से सब। तो उसी तरीके का निवारण ये कर रहा है। जरूरी नहीं कि मार पीट के भगाए, किसी भी तरीके से भगा सकते, डरा धमका के भगा दिया, या अपने पे होने ही नहीं दे रहे हैं, है ना। कुल मिला के बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सारी चीजों से जो क्या करता है कि वो घर पे चस्पा करने आते हैं लोग, चिपकाने नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो कुल मिला के इस तरीके के आदेश का पालन कराने से रोकना है, कि पालन ना हो पाए। कई ऐसे काम हो सकते हैं जिससे वो हो सकता है कि पालन ना हो पाए। तो पालन ना कराने के लिए इसमें जो है, इसमें भी सजा कितनी है? इसमें जो है सजा आपकी है वही सजा है जो ऊपर थी, सेम सजा है, 1 माह तक का सादा कारावास या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरा, यहाँ भी न्यायालय की बात थी तो यहाँ भी सेम सजा है, 6 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना। सजा सेम ही है, क्योंकि दोनों सेक्शन सेम है, बस अंतर इतना यहाँ फरार हो रहा है और यहाँ उसको रोक रहा है, कार्रवाई करने से रोक रहा है, कभी ना हो पाए हम बता दें, ठीक है। तो दोनों सेक्शन लगभग बराबर है, यहाँ फरार ही हो जाता है और यहाँ रोकता है, किसी भी वजह से रोकता हो, कोई भी तरीका अपनाता हो जिसको रुक जाए कि जो भी आदेशिका या जो समन है उसकी तामील ना हो पाए। डाकिया आया, उसको पैसा पकड़ा दिया कि ले जाओ यार, क्या करना तुम्हें, क्या करना तुम बढ़िया रहो, तो कह देना कोई नहीं मिला, ले जाओ, फरार नहीं हुआ, ये भी रोकने का एक तरीका है। अब डाकिया भ्रष्ट था, उसने ले लिया पैसा, चला गया, बोले मिला नहीं साहब, मिल ही नहीं रहा है। या मान लीजिए पुलिस वाला आया, उसको रिश्वत दे दी, बोले मत कराओ यार, होता है ये, होता है ये सब चीजें, आपने देखा होगा, पुलिस वाले आए पैसा दे दिया, तो सेम सजा है। अगर वही आदेशिका अगर न्यायालय की है या समन न्यायालय का है तो 6 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपए जुर्माना होगा। और नॉर्मल है अगर किसी लोक सेवक की तो 1 माह तक का सादा कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक। अब आते हैं अपन 173 के बाद 174 पे, यहाँ लिख लीजिए 174।
174 क्या कहता है? 174 कहता है आपका लोक सेवक का आदेश ना मानकर गैर हाजिर रहना, ये अनुपस्थिति है। गैर हाजिर मतलब लोक सेवक ने वैध आदेश कहा है, कुछ है, आपको बुलाया, कई बार बुलाना पड़ता है लोक सेवकों को, आपको है, आपको बुलाया कि भैया उपस्थित हो जाए फलानी जगह फलानी तारीख को, है ना। आपने क्या किया उसमें, पुलिस द्वारा मान लो जी पूछताछ होती है। कुल मिला के पुलिस वालों ने आपको पूछताछ के उदाहरण बता रहे हैं आपको, कि मान लीजिए कोई पुलिस वाले ने आपको पूछताछ के लिए बुलाया थाने के, भैया थाने आ जाओ, और आप नहीं गए, तो इस धारा का उल्लंघन माना जाएगा। कौन सी धारा का उल्लंघन माना जाएगा? 174 का। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एक पुलिस वाला आपको पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाता है, और आप क्या करते हो, उपस्थित नहीं होते, बगैर कारण बताए। कारण बता, या तो कारण बताओ कि भाई फलानी वजह इस वजह से नहीं आ पा रहे, आप अगली तारीख लगा दो या अगली तारीख दे दो मुझे, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने बगैर कारण बताया, आप गैर हाजिर रहते, नहीं जाते हो, बोले हम नहीं जा रहे, पुलिस वाले बुलाए, कोई बुलाया, मैं क्या करना, नहीं जाते तो कितना है, कौन सी धारा लगेगी? 174 लगेगी, 174 लगेगी। ठीक है, इसमें कितना सजा है? इसमें 1 माह तक का सादा कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना। 1 माह तक का सादा कारा, यही वाली सजा है इसमें, 1 माह तक का सादा कारावास या जो है 500 रुपए तक के जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। और अगर वही आदेश का, अगर मान लो न्यायालय ने बुलाया, न्यायालय ने आपको बुलाया कि भैया उपस्थिति दो अपनी, और आप अनुपस्थित रहते हो, तो कितनी सजा होगी? तो सेम वही बात है, 6 माह तक का सादा कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेम सजा है यही दोनों। अगर वही आदेश न्यायालय का है तो 6 माह 1000 होगी, और नॉर्मल है तो 1 माह 500 रुपए होगा। कुल मिला के ये याद रख लिया कि थाने से बुलाया गया है तो 1 माह 500 रुपए, और न्यायालय से बुलाया गया है तो 6 माह 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है सादा। ये हो गया 174, काफी लंबा चैप्टर है ये। अब आता है 174 ये कहता है अधिनियम की धारा 2 की धारा 82 के अधीन किसी घोषणा के उत्तर में गैर हाजिर रहना, ये उद्घोषणा से संबंधित है। 82 में उद्घोषणा का पालन करना। कुल मिला के 174 ए, सेक्शन 174 ए, ये उद्घोषणा जो होती है उसके बारे में। उद्घोषणा आप सीआरपीसी में पढ़े हो ना, जो उद्घोषणा होती है, किसी व्यक्ति के बारे में उद्घोषणा निकाली जाती है, उसके बारे में कि अगर कोई उद्घोषणा का अपालन करता है कोई व्यक्ति, इसमें दोनों प्रकार की है, न्यायालय वाली भी है वो भी है। अगर अपालन करता है कोई व्यक्ति उद्घोषणा का, जो उद्घोषणा निकाली गई, उद्घोषणा क्या निकलती है कि भाई 30 दिन के भीतर उपस्थित हो जाओ, जो निकाली जाती है ना, 30 दिन के बाद, 30 दिन से कम की नहीं होगी, उसमें ये है। तो 30 दिन से कम की नहीं होती, नहीं वो हाजिर होता, उद्घोषणा निकली कभी 30 दिन के, कम से कम 30 दिन का टाइम रहता है उसमें, कि 30 दिन के बाद मान लो जितना भी टाइम दिया हो, है ना, कि भैया आप 1 महीने में या 1.5 महीने में उपस्थित हो। अगर आप नहीं उपस्थित होते तो कितनी सजा है इसमें? इसमें सजा 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना है। कितना है? 3 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना। और अगर वही उद्घोषणा किसी न्यायालय द्वारा निकाली गई हो, अगर न्यायालय द्वारा निकाली तो स्वाभाविक सी बात है 3 वर्ष का बढ़ जाएगा 7 वर्ष, यहाँ कितना हो जाएगा? 7 वर्ष हो जाएगा। तो उद्घोषणा का अपालन है काहे में? 171 ए। अब ये सेक्शन जरूर आप याद रख सकते हो अपने लिए, क्योंकि जब भी आप उद्घोषणा पढ़ते हो तो आपको ये सेक्शन याद होना चाहिए कि भैया आईपीसी का कौन सा सेक्शन है जहाँ उद्घोषणा के पालन में दंडित किया जा सकता है ना। 174 का ए है ये, सॉरी 174 ए, 174 का जो है आपका ए, 174 ए है, उद्घोषणा के पालन के लिए दंड की व्यवस्था ये करता है। दोनों प्रकार के दंड है आपके। सामान्य उद्घोषणा है किसी लोक सेवक द्वारा तो 3 वर्ष है, और वही उद्घोषणा न्यायालय द्वारा निकाली गई है तो फिर 7 वर्ष के लिए चले जाओगे। ठीक है, अब आता है 175। 175 क्या कहता है, यहाँ लिख लीजिए। 175 कहता है दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोक। कुल मिला के दस्तावेज पेश करने का ये कौन है? एक तरीके से साक्षी वगैरह जो होते हैं ना, डॉक्यूमेंट पेश कराने के लिए बुलाया। दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज पेश करने थे भैया आपको, आपको बुलाया गया कि वो डॉक्यूमेंट आप जो है क्या करें, पेश करें। ऐसे में अगर आप वो दस्तावेज जो है पेश नहीं करते, तो केवल दस्तावेज ही तो पेश नहीं कर रहे हैं, तो कितनी सजा होगी? 1 माह तक का, वही बात है ये वाला, 1 माह तक का सादा कारावास या 500 रुपए जुर्माना होगा। अगर वही काम अगर न्यायालय का है, अगर न्यायालय ने आपसे कहा है कि डॉक्यूमेंट पेश करो और आप नहीं करते, तो वही 6 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपए तक का
जुर्माना, केवल दस्तावेज बुलाए थे और आप नहीं गए, आपने पेश नहीं किए। अब देखिए 176 176 176 कहता है सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोप है। कुल मिला के ये लोप है, सूचना देने का लोप कर रहे हैं आप वैध रूप से आबद्ध हो लोक सेवक को जानकारी देने के लिए। उदाहरण के लिए आप कई हो सकता है, कई वजह से हो सकता है, या तो आप गांव के चौकीदार हो, या आप कोई लोक से अन्य कोई लोक सेवक हो, कोई कर्मचारी हो, या मान लीजिए कोई अपराध ऐसा है जो आपकी भूमि पे घटा है, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी जानकारी लोक सेवक को दें, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप जानकारी नहीं देते हो। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जानकारी नहीं देता है तो उसको कितने 1 माह तक का सादा कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना, यही है 1 माह तक का सादा कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें भी फिर दूसरा दंड जो है वो ये कहता है यदि सूचना किसी अपराध के किए जाने के विषय में निवारण करने के प्रयोजन से या अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, मतलब ऐसी कोई सूचना हो जो अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक हो, या फिर दंड प्रक्रिया संहिता के पूर्व सिद्ध दोष अपराधी हो कोई व्यक्ति, ये तो सिंपल सजा हो गई कि आपने सूचना नहीं दी तो 1 माह तक का सादा कारावास या 500 रुपए जुर्माना। या मान लो आप ऐसी सूचना थी, कोई अपराधी था, कुख्यात आपके घर में झुका था, आपको पता है आपको देना चाहिए थी, या आप कोई चौकीदार हो गांव के, आपको सूचना देनी चाहिए, कोई अपराधी था पहले का, है ना, आप उसको पकड़वाना चाहिए था। इस प्रकार की अगर कोई सूचना है, पूर्वतन सिद्ध दोषी है कोई व्यक्ति, हैबिचुअल व्यक्ति है, पहले से अपराधी है, उसके बारे में कोई सूचना है, या ऐसी कोई सूचनाएं हैं जो अगर आप दे देते, जो अपराध घटित हो गया नहीं होता, कोई अपराध घटित हो गया अगर नहीं होता, तो इस प्रकार की अगर सूचना है तो सजा यहाँ बढ़ जाएगी। अगर इस प्रकार की सूचना आप बढ़ाते हो, बचाते हो, तो इसमें वो जो है 6 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना होगा। या तो आप किसी अपराधी को बचाते हो, या आप ऐसी सूचना नहीं देते जो घटना घट गई, अगर आप दे देते तो वो घटना नहीं घटती, कोई अपराध हो गया, तो फिर आपके लिए 6 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपए का जुर्माना। नॉर्मल कोई सूचना जो देना चाहिए थी नहीं दी, तो फिर 1 माह तक का सादा कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माने की जो है इसमें व्यवस्था। ठीक, अब देखिए आगे 176 177 देखिए, सब एक से ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है सब में। 177 कहता है मिथ्या इत्तला देना, झूठी सूचना देना, मिथ्या है, बस इतना यार, एक शब्द याद रखो मिथ्या। ये सेक्शन भी याद रखना है, ये सेक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। 172 याद रखना है, ठीक, ये 3-4 सेक्शन आपको जो है इसमें याद, 174 याद रखना है। तो कौन कौन से सेक्शन याद रखना है, 172, 174, और आपका कौन सा था आपका 177 और 174 ये भी है, ठीक है, 176, ठीक है, और 177, ये अभी तक के जो सेक्शन निकले ये आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। 172, 176, 174, 177 ये आपको याद रखने हैं सेक्शन, ठीक। 177 क्या कहता है, 177 कह रहा है भैया मिथ्या सूचना देना, झूठी जानकारी देना। अगर कोई व्यक्ति जो है सूचना देने के लिए आबद्ध है और वो झूठी सूचना देता है, अगर वो झूठी सूचना देता है तो कितनी सजा होगी, 6 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपए का जुर्माना। ये जो सजा लिखी वही होगी, 6 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपए के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अगर वो सूचना मान लीजिए ऐसी थी कि जो अपराध को निवारण के लिए आवश्यक थी, मतलब अपराध निवारण का मतलब यही है कि अगर वो सूचना दे देते आप तो अपराध घटित ना होता। इस प्रकार की सूचना, इस प्रकार की झूठी सूचना दी आपने, और आपने कहा डकैत यहाँ, डकैत इस गांव में डकैती पढ़ने थी, आपने कहा वहां पढ़ने वाली है दूसरे गांव में, इस प्रकार का अपराध कर रहे हैं आप, और वो अपराध घर गया, यहाँ डकैती हो गई। तो कह रहा है तो ऐसे मामले में आपको फिर कितनी सजा होगी, ऐसे मामले में 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना होगा। ऐसे मामले में कितना होगा, 2 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। कौन सी सूचना, जो अपराध के निवारण से संबंधित है, निवारण मतलब रोक सकती थी, ऐसी सूचना जो उस अपराध को घटित होना रोक सकती थी। आप जानते, आपने झूठी जानकारी दी, आपको पता है इस गांव में फलाने के घर में डाका पड़ने वाला है, या लूट होने वाली है, या चोरी होने वाली है। आपसे पुलिस वाले आए और पूछा, बोले नहीं फलाने के घर में नहीं पड़ने वाली, हमें पता है वो दूसरे के घर में या उस दूसरे गांव में जो फलाना नाम का व्यक्ति उसके यहाँ पड़ने वाली, पक्की सूचना मिली।
अब बेचारे पुलिस वाले दूसरे गांव पहुंच गए, अब डाकुओं को और मौका मिल गया या लुटेरों को और मौका मिल गया कि भैया वो आराम से जाके लूट ले। तो वो घटना जो निवारित हो सकती थी, रोकी जा सकती थी, अगर आप सच्ची इत्तला दे देते तो उसका घर लूटने से बच जाता, चोरी होने से बच जाता। इस प्रकार की झूठी अब अगर आप इत्तलाएं देते हैं तो फिर 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और नॉर्मल सजा तो आप जाते ही 6 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना है। अब आता है 178, ये भी याद रखना आपको सेक्शन, ये भी पूछा जाता है 178, 178, ये भी याद रखना है आपको। 178 देखिए, 178 कहता है लोक सेवक की अपेक्षा किए जाने पर शपथ या प्रतिज्ञान नहीं करना। शपथ नहीं करता, शपथ लेने से मना करता है। अगर लोक सेवक आपसे कहता है भैया शपथ करो, प्रतिज्ञान करो, कुछ बात बताओ, नहीं बताता तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति को जो है 6 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अधिकतर सजा यही है। तो 6 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपए, केवल आपसे शपथ कह रहा है, वो आप नहीं लेते, मना करते, इनकार करते। या 179 में क्या है, इसी का है बड़ा हुआ रूप। 179 में यह है कि आबद्ध होते हुए लोक सेवक के प्रश्नों का उत्तर न देना, प्रश्नों का उत्तर न देना। सेम है दोनों एक सा, यहाँ शपथ करने से मना कर रहे हैं, जबकि आपको शपथ लेनी चाहिए, वो दिवाता है, आप नहीं ले रहे हो। या आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हो, जो वो पूछ रहा है उसका सही से जवाब नहीं दे रहे हो, दे ही नहीं रहे हो, तो भी सेम सजा है, 6 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि आपका 178, 179 में सेम सजा है। ठीक, अब है 180, सेक्शन 180 क्या कहता है? 180 कहता है लोक सेवक की अपेक्षा पर किसी कथन पर हस्ताक्षर न करें। यहाँ हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, यहाँ मना कर रहा है कि भैया मैं नहीं करूंगा साइन। लोक सेवक कह रहा है कि साइन कर दो, नहीं कर रहा है। अगर लोक सेवक आपसे हस्ताक्षर कराता तो यहाँ कितनी सजा होगी? अगर हस्ताक्षर नहीं करते 3 माह तक का सादा कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना। यहाँ 3 माह का है या जो है 500 रुपए तक का जुर्माना है। 3 माह तक का सादा कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है? आपको दंडित किया जा सकता है। बस इतना ही रहने दीजिए, आज बहुत हो गया, बाकी सेक्शन कल देखेंगे ना। काफी सेक्शन ही सेक्शन जब हो जाते हैं तो ज्यादा हो जाता है। हाँ, जितना ही रहने दीजिए, बाकी क्या देखेंगे कल। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, हालांकि एक ये जो आपका अगला चैप्टर आएगा मिथ्या है, इसमें 1-2 सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी ये चैप्टर भी ठीक ठाक है, बस 1-2 सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। मिथ्या साक्ष्य गणना, मिथ्या साक्ष्य देना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चैप्टर में भी कोई खास चीजें नहीं है। सिक्कों वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन कभी कभार बनते हैं, कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं। बांट वाले चैप्टर से भी कभी कभी इक्का दुक्का सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका चैप्टर 14 ठीक है, सेक्शन चैप्टर 14 से अच्छा है, चैप्टर 14 भी ठीक है। और फिर 15 जो है आपका जो धर्म के विरुद्ध अपराध है 15, ये थोड़ा सा बहुत, ये भी सेक्शन वाइज ही पूछा जाता है। सेक्शन चैप्टर जो 16 से है, 14 ही से मान लो आप, 15 बीच में जरूर आता है, तो 14 से थोड़ा ठीक है आपका। ठीक है, बाकी फिर पूरा पीछे तक ठीक है। बीच में जो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो अनइम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन सेक्शन फिर भी पूछे जाते हैं। अनइम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं समझ लेना आपके भैया पूछेंगे ही नहीं, सेक्शन पूछेंगे, अंदर कुछ है नहीं पूछने के लायक, अंदर कुछ ऐसी चीज है नहीं जिसपे क्वेश्चन बने। हाँ, क्वेश्चन बनना लायक है बस केवल सेक्शन और पनिशमेंट, इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसपे अंदर से कोई क्वेश्चन बनता हो। ठीक है, तो सेक्शन और पनिशमेंट याद कर लेना, पढ़ लेना। तो इस पे, इन चैप्टरों पे ज्यादा ध्यान नहीं करना, फोकस बस क्या करना है, सेक्शन पढ़ना और पनिशमेंट पढ़ना है। ठीक है, समझाने वाले आगे आएंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल देखेंगे 181 से। ठीक है, और अगला चैप्टर भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही।